ये पहली ऐसी वीडियो है जिसमें एनसीईआरटी की वो सारी स्ट्रेटेजी को हम पूरे आपको बेटा डिटेल में और पूरे एग्जांपल के साथ सारी चीजें बताएंगे बेटा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्यों इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर में सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र संख्या 1 पर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किस हमारे गुणसूत्र पर क्वेश्चन मेकिंग लैंग्वेज मतलब एनसीईआरटी की लाइनों से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आपने इस तरह से दिमाग से सोचो, आपको एनसीईआरटी की कितनी चीजें पूरी याद है, आपको बेटा एक्टिव रिकॉल करना है सारी चीजें। इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू वगैरह लगाओ, उससे आप भी जब किसी चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसे हाईलाइट करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर इसका जवाब हाँ है तो रुकिए, नीट 2027 में एनसीईआरटी को केवल आपको एक किताब की तरह नहीं पढ़नी है बल्कि एक क्वेश्चन एक्सट्रैक्टर की तरह यूज करना है। आपको पता है नीट एग्जाम में अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी की लाइनों से आते हैं, और अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया तो उसके बाद एनसीईआरटी के लाइनों से जो भी क्वेश्चन आपके नीट 2027 में आपको मिलने वाले हैं उन क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नीट 2027 के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है, वो सारी स्ट्रेटेजी, वो सारा सही अप्रोच आपको इस वीडियो मिलने वाला है। यूट्यूब के इतिहास की ये पहली ऐसी वीडियो है जिसमें एनसीईआरटी की वो सारी स्ट्रेटेजी को हम पूरे आपको डिटेल में और पूरे एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें बताएंगे बेटा। सो सबसे पहले एनसीईआरटी क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, देखो आपको पता होना चाहिए नीट बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी में आपको बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए आप सबको पता है एनसीईआरटी बेस्ट है, और आप सबको पता है आपकी एनसीईआरटी में बेटा कॉन्सेप्ट है, डायग्राम्स है, डेफिनेशन है, टेबल्स है, एग्जांपल्स है, साइंटिफिक टर्म्स है, फैक्ट्स है और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। तो आपको पता है बेटा इतनी सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में है, तो सीधे या इनडायरेक्टली बेटा यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एनसीईआरटी की हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपको पहचानना और उन्हें याद रखना बेटा ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ने का 3 स्टेप मेथड, सबसे पहले आपको देखो एनसीईआरटी को क्या करना है, चैप्टर वाइज पढ़नी है ना। तो पहली बार आप चैप्टर पढ़े तो उसके कॉन्सेप्ट को समझे। दूसरी, जब आप बेटा उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ो, आपको बेटा एक बार चैप्टर पढ़ने से काम नहीं चल जाएगा, आपको कई बार जो है उसी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब पहली बार किसी चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ो तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आप उसी चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो उन लाइनों से कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको सोचना है कि यार इस लाइनों से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हो, उसमें लिखा हुआ है कि आपके शरीर में सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र संख्या 1 पर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किस हमारे गुणसूत्र पर सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र नंबर 1 पर। तो ऐसे आप लोगों को बेटा इस तरह से क्या करना है, छोटे छोटे बेटा वो दिमाग में क्वेश्चन तैयार करते रहना है, और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, रिकॉल एंड रिवाइज। उसके बाद किताब बंद करें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें याद करो, और फिर एनसीईआरटी से उनको वेरीफाई भी करो कि आपने जो रिकॉल किया है वो बिल्कुल सही रिकॉल किया है। तो आपको पहले रीड करना है, फिर रिकॉल करना है, फिर उसको चेक करना है, एंड देन फिर बेटा आपको एनसीईआरटी से रिवाइज करना है। किन चीजों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, देखो एनसीईआरटी पढ़ते समय ऐसा नहीं कि सारी चीजों पर आपको फोकस करना है, एनसीईआरटी पढ़ते समय इन चीजों को आपको कभी स्किप नहीं करना है, सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं पर देना है। सबसे पहले डेफिनेशन, एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है उनसे डायरेक्ट कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, एक्सेप्शन हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, कंपैरिजन जो तुलना वगैरह कराई जाती है, साइंटिफिक नेम हो गए, एनसीईआरटी में टेबल, एनसीईआरटी के फैक्ट्स एंड नंबर, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह, लेबलिंग उनकी, एनसीईआरटी में जो कार्य दिए गए हैं और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो इनको आपको जरूर से जरूर फोकस करना है एनसीईआरटी में। खासकर बेटा एनसीईआरटी में कहीं लिखा है ओनली, है ना, केवल, मेनली, मुख्यतः, जनरली, यूजुअली, एक्सेप्ट, है ना, तो इन सब वर्ड से आपके क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। ये लाइनें जहां बेटा आपको मिलेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं। फिर इसके अलावा बेटा डायग्राम को कैसे पढ़ें, बहुत से लोग एनसीईआरटी के डायग्राम को बहुत हल्के में ले जाते हैं, उनको लगता है एनसीईआरटी का डायग्राम मतलब क्या यार, इसमें क्या ही दम होगा। बट भाई आपको पता है एनसीईआरटी के डायग्राम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डायग्राम सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए गए हैं वो कोई डिजाइन नहीं है भाई, उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले आपको बेटा सभी लेबलिंग को ध्यान रखना है। डायग्राम में जो आपके एरो दिए होते हैं, डायरेक्शन दिए होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना होता है। डायग्राम के जो स्ट्रक्चर है उनको बेटा ध्यान से एकदम, और उनका सीक्वेंस वगैरह पूरा आपको ध्यान रखना है।
तो डायग्राम के साथ दिया गया पूरा जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डायग्राम के साथ जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट मार्क्स क्वेश्चन आते हैं तो आपको बेटा इस डायग्राम से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है या आपको लेवल्ड बेस्ड, बेटा मान लो डायग्राम दे दिया और आपके बेटा यहां पास ABCD लिख दिया और आपको पहचानना पड़ेगा बताओ ये क्या है। तो इस तरह से लेवल बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के नीट एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी प्लस PYQ का कनेक्शन। भाई देखो एनसीईआरटी से आप सबको पता है नीट एग्जाम में हाल में अब जो क्वेश्चन है ना वो बहुत आ रहे हैं। एनसीईआरटी के लाइनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके देखोगे बेटा जो PYQ है वो एनसीईआरटी के लाइनों से ही मिल जाएंगे आपको। तो एनसीईआरटी प्लस PYQ का क्या कनेक्शन है भाई, आपको सिर्फ PYQ सॉल्व करना नहीं है कि आपने PYQ सॉल्व कर लिया मतलब वाह भाई वाह मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। सिर्फ PYQ सॉल्व करना काफी नहीं है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इस गलती को सीखो और जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आपके नीट एग्जाम में मार्क बढ़ जाएंगे। तो आपको सिर्फ PYQ सॉल्व करना बेटा काफी नहीं है, ठीक है। PYQ आप सॉल्व करो, उसके बाद बेटा अगर आप कोई गलती कर रहे हो है ना तो उस गलती को आप पहचानो। आप कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान दो और वो कॉन्सेप्ट को पहचानो कि किस वजह से आप ये गलती करे हो और फिर उस कॉन्सेप्ट को बेटा आप अपनी एनसीईआरटी की वो जो लाइन है बेटा उसमें जाकर देखो कि एनसीईआरटी ने उसमें क्या बताया है और उसके आसपास का जो पूरा पैराग्राफ है उसको भी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार हो सकता है उस पैराग्राफ के लाइन से क्वेश्चन आया, अगली बार हो सकता है उसके ऊपर वाले या नीचे वाले पैराग्राफ के लाइन से क्वेश्चन आ जाए। तो दैट्स व्हाई आपको PYQ सॉल्व तो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में उसको ढूंढना भी है कि कहां पास एनसीईआरटी के लाइनों में दिया था ये PYQ वाला क्वेश्चन और फिर उसके बाद उसके अगल बगल के जो पैराग्राफ है आसपास के उसको भी पढ़ना है क्योंकि इस बार मान लो इनसे क्वेश्चन आ गया तो है ना। और फिर बेटा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको आपको बढ़िया से रिवाइज भी करना है, ठीक है। और अगर आपने बेटा यही तरीका अपना लिया है ना, यही तरीका आपको एनसीईआरटी की बेटा क्वेश्चन मेकिंग लैंग्वेज मतलब एनसीईआरटी की लाइनों से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आपने इस तरह से PYQ सॉल्व किया मतलब आप जब PYQ सॉल्व कर रहे हो तो आप ये भी देखो कि वो PYQ एनसीईआरटी की किस लाइन से आया हुआ है और एनसीईआरटी की किस लाइन से किस तरह का PYQ बना दिया गया है। अगर आपने ये चीज कर ली तो इससे आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन मेकिंग लैंग्वेज समझने में आपको बड़ा फायदा मिल जाएगा। और इस तरह से जब आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाओगे, एनसीईआरटी की लाइनों से आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप भी उसी PYQ की तरह क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। तो आज के बाद आप सब लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना है, इस वीडियो में आप लोगों को कमेंट कर कर जाना है कि आज के बाद हम सर एनसीईआरटी इसी तरह पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की लाइनों को भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे और PYQ खाली सॉल्व नहीं करेंगे उसको ये भी देखेंगे कि एनसीईआरटी की लाइनों से वो कहां से आया है और वो एनसीईआरटी की लाइन जो है कैसे PYQ के फॉर्म में हमारे पेपर में आ गई थी, ताकि अगले बार जब हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़े तो हमारे दिमाग में आए कि इस लाइन से इस तरह का क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा बेटा हाईलाइट कैसे करें। अक्सर क्या होता है आप सब लोग एक बार उठाते हो पेन है ना या हाइलाइटर, रंग बिरंगा हाइलाइटर खरीदते हो, लाल पीला नीला गुलाबी है ना, यस, या कोई और मान लो कलर उठा लिया ब्लैक कोई भी तुमने हाइलाइटर लिया और बन 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 पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट। आप देखोगे ज्यादातर जो नीट एस्पिरेंट हैं उनकी पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट रहती है। तो भाई एनसीईआरटी हाईलाइट करने का भी सही तरीका जान लो। खाली एनसीईआरटी रंगीन करने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, उसको सही ढंग से पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो हाईलाइट कैसे करें? पहली चीज बेटा गलत तरीका क्या है, पूरी एनसीईआरटी अगर आप हाईलाइट कर रहे हो तो ये तो भाई बिल्कुल गलत तरीका है। आपको पहली बात तो पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट ही नहीं करनी है। अगर पूरा पेज ही बेटा आप लोग हाईलाइट कर लोगे तो आप बताओ जरा सा रिवीजन के समय आपको जो इंपॉर्टेंट है और जो नॉन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा? आपने तो पूरी किताबें एनसीईआरटी की रंगीन कर दी, अब आपको पता क्या चलेगा कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? तो एनसीईआरटी हाईलाइट करने का सही तरीका जानिए। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए होते हैं उसको हाईलाइट करना है। आप PYQ सॉल्व कर रहे हो
पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपने ये देखा कि ये पीवाईक्यू एनसीईआरटी की किस लाइन से आया हुआ है, तो वो वाली एनसीईआरटी की बेटा यस लाइन को हाईलाइट करो जिससे पीवाईक्यू आया है। आप एनसीईआरटी के जो जो लाइनें, जो जो कॉन्सेप्ट, जो जो बेटा बोला जाए है ना फैक्ट्स हैं, उसको भूल रहे हो, तो जो बार बार भूलने वाले पॉइंट्स हैं उसको आप मार्क्स करो, उसको हाईलाइट करो। और जो एक्सेप्शन है, ठीक है, एनसीईआरटी में जो अपवाद वगैरह दिए गए हैं उनको आपको अलग से आइडेंटिफाई करके, उसकी अलग से पहचान करके उनको हाईलाइट करना है। तो सारी चीजों को हाईलाइट नहीं करना बेटा, ये जो चीजें मैं बताया केवल इन्हीं को आपको बस एनसीईआरटी में हाईलाइट करना है। और रिवीजन का सही फार्मूला, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सेपियन सर एनसीईआरटी से हम रिवीजन कैसे करें, सर रिवीजन कैसे करें एनसीईआरटी से। तो वेरी सिंपल और वेरी बेटा इंपॉर्टेंट मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, बड़े ध्यान सुनना। सबसे पहले बेटा एक चैप्टर को सिर्फ बार बार पढ़ना बेटा रिवीजन नहीं होता है। आप एक चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ा था एक सप्ताह पहले, फिर आज जो है उसको पूरा पढ़ डाला, फिर एक महीना बाद उसको पूरा पढ़ डाला, तो बेटा ऐसे खाली बार बार पढ़ने से रिवीजन नहीं होता है। आपको रिवीजन की सही स्ट्रेटेजी भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे। एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद आप क्या करो बेटा, एनसीईआरटी को बंद करो। बंद करने के बाद आप बेटा आप दिमाग से सोचो आपको एनसीईआरटी की कितनी चीजें पूरी याद है। आपको बेटा एक्टिव रिकॉल करना है सारी चीजें। इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू वगैरह लगाओ, उससे आपके बेटा एनसीईआरटी की लाइनें, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पूरा तैयार होते रहेंगे। पीवाईक्यू आपको बेटा लगाने हैं, पीवाईक्यू है ना, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइनों से बनते हैं, तो पीवाईक्यू लगाओगे तो एनसीईआरटी के डीप कॉन्सेप्ट वगैरह जो है बेटा वो भी रिवाइज हो जाएंगे। मिस्टेक को एनालिसिस करो, आप गलतियां कर रहे हो, आपने कोई बेटा क्वेश्चन गलत किया तो आप उसको एनसीईआरटी से क्रॉस चेक करो, किस वजह से मैंने ये गलत किया, क्या मैं फैक्ट भूल गया, क्या मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, वो चीज। एंड बेटा फिर एनसीईआरटी की आप रीडिंग करिए, दोबारा उसको पढ़िए। गलत क्वेश्चन के एनालिसिस को सिर्फ याद मत करो बेटा, ठीक है। और इसके अलावा उसकी एनसीईआरटी लाइन बेटा तक वापस जाओ। आपने गलत क्वेश्चन किया है तो उसके आंसर याद मत करो, उसकी एनसीईआरटी देखो, उसकी एनसीईआरटी की वो लाइन के बेटा डीप कॉन्सेप्ट समझो, किस वजह से आपने बेटा ये गलत किया है और किन गलतियों से देखो आपको बचना है। सबसे पहले बेटा, ठीक है, हर लाइन को हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के डायग्राम मत छोड़ो, बहुत सारी बुक के पीछे मत भागो बेटा। यस, अपनी नोट्स वगैरह बनाए हो, वेरी नाइस, लेकिन एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ो, ठीक है। एग्जाम्पल और टेबल को स्किप मत करना, ठीक है। अपनी मिस्टेक, जो आपकी गलतियां हैं उसकी एनालिसिस करो, एरर नोटबुक बनाओ, और साथ में प्यारे बच्चों पीवाईक्यू का केवल आंसर मत याद रखो, उसके डीप कॉन्सेप्ट समझो कि कहां से क्वेश्चन बना हुआ है, एनसीईआरटी के लाइनों से क्वेश्चन बना हुआ है और इसके पीछे का क्या डीप कॉन्सेप्ट है। और रिवीजन को लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो, टाइमली बेटा शुरू से ही रिवीजन करते चलो। तो नीट 2027 का गोल्डन फार्मूला आपको दे रहा हूं और आज से ही आपको इस फार्मूला को बेटा फॉलो कर लेना है। एनसीईआरटी प्लस उसके डीप कॉन्सेप्ट प्लस उसके आधारित एमसीक्यू और साथ में पीवाईक्यू और टाइमली बेटा रिवीजन। अगर आपने ये चीज कंटिन्यूअस कर ली, नीट 2027 आपका है। आपका जो ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें आपको इस बार सीट मिलने वाली है। तो बायोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एनसीईआरटी पढ़नी होती है। क्वेश्चन उसकी लाइनों से कैसे बनेंगे ये सोचना है कि किस लाइन से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पीवाईक्यू से आपको टेस्ट करनी है, अपनी गलती से सीखना है और एनसीईआरटी पर फिर वापस जाना है, फिर उसके डीप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। तो एनसीईआरटी को इतना मजबूत करो कि क्वेश्चन देखकर आपको याद आ जाए, हाँ ये एनसीईआरटी में यहां लिखा हुआ है, ये लाइन एनसीईआरटी की थी, इससे क्वेश्चन आया था इस बार। इस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है। तो मुझे कमेंट करके बताना आज से ही आप इस रूल को, आज से ही आप इस फार्मूला को फॉलो करने वाले हो और आज से ही आप मुझे प्रॉमिस करना कि नीट 2027 के लिए हम पूरी जी जान लगा देने हैं इस फार्मूले के साथ। तो आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।